खुश आमदेद सबको। मेरा नाम कैथरीन ब्रॉयस है और मैं फंड रेजिंग स्पेशलिस्ट मैनेजर के IFOP के मैं सारी टीम की तरफ से आपको मैं खुश हूँ कि आप सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारी जो मालूमात हैं जो सबके लिए नई होंगी और हम बहुत खुशी है कि आपके साथ ये हम शेयर करेंगे मालूमात। ये जो चौथा साल चल रहा है, ये जो है इलाज की तलाश में FOPA जो है ये फंडिंग रिसर्च शुरू उन्होंने की थी 1990 में की थी। 2015 में इन्होंने FOPA पहली जो कम्पिटिटिव ग्रांट प्रोग्राम हमने शुरू किया था एक्ट फॉर FOP। जीन थेरेपी जो थी उसमें शामिल की गई थी रिसर्च में पोर्टफोलियो में 2020 में हमने पार्टनर बनाए थे मैसेच्यूट के साथ यूनिवर्सिटी के साथ पहली जो है ग्रांट मिली थी FOP के लिए। उसके बाद से बहुत सारी जनरल सपोर्ट हमें मिली है FOP के लिए और मुख्तलिफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दी थे 1.7 मिलियन जो है डॉलर हमने इकट्ठे किए हैं FOP रिसर्च के लिए, जिसमें जो है जीन थेरेपी शामिल है, स्टॉप फॉर FOP क्लिनिकल ट्रायल और एक्ट फॉर FOP कम्पिटिटिव रिसर्च ग्रांट्स हैं। ये जो है एवरेज जो साइंटिफिक बहुत सारे इसमें पैसे लगते हैं जो तकरीबन 1.7 मिलियन तक हम पहुंच गए और अभी हमने काफी आगे तक जाना है। 2023 में हमने जो है तकरीबन 425,000 जो है वो डॉलर इकट्ठे कर लिए हैं और इसमें हमें बहुत सारे डोनर्स ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं। FOP जो है बहुत शुक्रगुजार है इन फैमिलीज और इन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने जो है ये इस साल जो है हमें जैसे कि मैंने कहा है रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है ये आपकी जनरल सपोर्ट जो दी है आपने FOP के लिए फंडिंग तभी हम कर सकते हैं रिसर्च रिसर्च के लिए। हमारी जो वेबिनार है ये जो लेड हो रही है डायरेक्टर रिसर्च डेवलपमेंट और पार्टनरशिप जो लीड कर रही है डैनियल कर्कोविच हैं। इन्होंने PhD की हुई है बायोमेडिकल साइंस में अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन से। डैनियल ने जो है काम किया बोस्ट फॉर रिहेबिलिटेशन में किया स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड एम्पुटेशन में, जिसमें शामिल है ट्रॉमा इंड्यूस हेरिडिटोपिक है ऑसिफिकेशन है और ये बहुत सारी दूसरी बीमारियां और जो कंडीशंस हैं जिसमें जो कुछ इस तरह की बीमारियां जहाँ पे पहला ट्रीटमेंट उन्हें दिया था CLN3 बीमारी के लिए लेके आई हैं। जब से इन्होंने FOP को शुरू किया अप्रैल 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया, इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है FOP रिसर्च स्ट्रेटेजी और प्रायोरिटीज में और उन्होंने कोलैबोरेट मिलकर काम किया IFOPA के रिसर्च कमेटी और बोर्ड के साथ FOP रिसर्च एंड क्लिनिशियन और इंडस्ट्री पार्टनर के साथ काम किया। डैनियल शुक्रिया और इस वेबिनार को लीड करने का और अब आपकी बारी है ना। शुक्रिया कैथरीन। थैंक बहुत बहुत शुक्रगुजारी हूँ कैथरीन। मैं खुद भी मेरे पास तो एक्साइटिंग पार्ट आ गया क्योंकि मैंने लीड करना है और बेहतरीन जो है मैंने आपके साथ वंडरफुल जो बेहतरीन काम हुआ आपके साथ शेयर करूंगी और एक जर्नी पे मैं लेकर जाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की अप्रोचेस इस्तेमाल हो रही हैं किसके FOP के इलाज के लिए, ताकि लोगों की हेल्थ केयर नीड्स पूरी जिंदगी में उनकी पूरी कर सकें हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। उन्होंने जीन म्यूटेशन जो FOP के लिए उन्होंने ढूंढा और वो जो है तशखीस करेंगे और डायरेक्टली जीन थेरेपी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। मैं अब आपको अपडेट करना चाहूंगी जीन थेरेपी प्रोग्राम के लिए और मैं आपको बताऊंगी किस तरह की अप्रोचेज इस्तेमाल की जा रही हैं। इम्यूनोथेरेपी एलोवेरा जीन और दूसरी मेडिकेशन जो इस्तेमाल हो रही हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए किस तरीके से ये काम कर सकती हैं, हम पूरी जिंदगी में उसको काम में दे सकती हैं और किस तरीके से और इमर्जिंग नई जो दवाइयाँ आ रही हैं RNA और किस तरीके से अगर दोबारा वो आ रही हो बीमारी तो उसके इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकती है। माजरत है आपकी स्लाइड्स जो है हमें नजर नहीं आ रही।
अब दोबारा से हम इसको जो है तेज़ी से मैं कर सकती हूँ। इसमें बहुत सारे टैलेंटेड रिसर्चर इधर मौजूद हैं और आप उनको सुनना पसंद करेंगे। हम आज जो बात करेंगे लाइफ स्पैन ज़िंदगी हर बंदे की किस तरीके से मुख्तलिफ अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले बीमारी की तशख़ीस करना, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करना ताकि सही तरीके से जीन के बारे में पता चल सके। फिर जीन थेरेपी आती है, इसमें हम बात करेंगे मेडिकेशन जो दवाइयाँ जो ट्रायल में हैं और अभी आ रही हैं ट्रायल के लिए, किस तरीके से आरएनए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई सूजन वगैरह या फ्लेयर अप दोबारा हो जाते हैं एरोटॉपिक ऑस्टिफिकेशन के लिए सर्जरी के बाद। जिन्होंने ये डिस्कवर किया था जीन, शोर और कैप्लन जो थे आपके उल्टे हाथ की तरफ देख सकते हैं स्क्रीन की तरफ, ये मेंबर हैं, बड़े जीन थेरेपी ग्रुप के हिस्से हैं और ये मशवरा देते हैं। जो भी आज आप काम सुनेंगे आज उसके में ये मदद देते हैं। और जो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहे वो जो हैं वो सारे कोलैबोरेट इनके साथ ताउन करते हैं और साथ ये बहुत बड़ी टीम है जो कि इस प्रोग्राम पे काम कर रही है। और इसके साथ ही जेशेम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है एफओपी जो होता है मस्कुलर स्केलेटन डिज़ीज़ होती है जिसमें हड्डी जो होती है बढ़ जाती है, उन हिस्सों में चली जाती है जहाँ पे उसको हड्डी को होना नहीं चाहिए। जैसे कि लिगामेंट्स और टेंडन्स जो होते हैं वो ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं और हड्डी जो है वो पट्ठों की जगह को ले लेती है। जैसे शोल्डर ब्लेड ये कंधों में आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, नीचे आप इसकी स्पाइनल कॉर्ड में देख सकते हैं और ये जो पसलियों में आप इसको देख सकते हैं। एफओपी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कि मिस्टेक हुई हुई होती है ब्लूप्रिंट में जो कि हमारे बॉडी को चलाती है। ह्यूमन बॉडी जो होती है 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई होती है। ये हर एक के साथ एक कॉपी होती है, मास्टर डीएनए ब्लूप्रिंट की होती है, ऑर्गेनाइज़ होती है वो 23 पेयर्स के अंदर और उसके अंदर 20,000 जीन्स होते हैं। और ये जो 20,000 जीन्स होते हैं इनकी 2 कॉपियाँ होती हैं, एक मॉम की तरफ से आती है और एक बाप की तरफ से आती है। जो सेहतमंद जीन जो होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आरएनए टेम्पलेट बनाता है और उसके आगे वो बदल के प्रोटीन में बदल जाता है। एंजाइम जो हम इस्तेमाल करते हैं जो खून को हज़म करने में या फिर फोटोरिसेप्टर जो है दिखने के लिए, ACVR1 जीन जो है ये मदद देता है मसल को दोबारा मरम्मत करने में और बनाने में मदद देता है। अगर तो जीन में कोई गलती हो जाए तो फिर इसकी वजह से आगे ट्रांसलेट आगे होती है और तो फिर वो फिर एक और आरएनए म्यूटेड आरएनए बन जाता है और फिर एक जो है म्यूटेड तब्दील शुदा प्रोटीन बन जाती है। ACVR1 रिसेप्टर ऑल टू रिसेप्टर प्रोटीन भी उसको कहते हैं। जो हम जिनके अंदर एफओपी नहीं होता, मस्कुलोस्केलेटन जो होता है, सेल जो होता है वो रिस्पॉन्स दे करता है जब कोई चोट लगती है और वो तकसीम हो जाता है और ये मैच्योर होके मायोब्लास्ट में बन जाते हैं, मायोसाइट। और फिर वो मायोसाइट जुड़ के मायोस्केलेटन मसल के साथ जुड़ के मायोट्यूब बनती है और मायोफाइबर में तब्दील हो जाती है। ये मैच्योर होने का प्रोसेस है। ये जो मैच्योर मसल होता है मायोफाइबर की शक्ल में होता है। इसके बाद जो है जब हम पैदा हो जाए तो फिर ये जो है वो दोबारा पैदा नहीं होता और ये पूरी ज़िंदगी इसी तरह रहता है। रिसर्चर जो है वो कहते हैं तकरीबन ये जो पूरा स्केलेटन मसल को बनने में 15 साल लगता है। अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें, स्केलेटन मसल फाइबर को उल्टे हाथ की तरफ है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में उसे दिखाया था और सीधे हाथ की तरफ देखें, ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर्स हैं। ये इनके बीच के अंदर जो होता है रीजनरेटिंग माइ आपने इनके बारे में सुना होगा फाइब्रो एडोजेनिक प्रोजेनिटर सेल्स हैं, एफएपीज़ इनको कहा जाता है। ये ऑरेंज रंग में देखे जा सकते हैं। सेहतमंद बंदों के अंदर एफओपी के जगह एफएपी होता है। मदद देता है, सपोर्ट देता है इस प्रोसेस को जिस तरीके से मसल स्टेम सेल्स अपने जो हैं वो मसल बनाने में। एक जो मसल जब ज़ख्मी हो जाता है, जैसे कि ऊपर उल्टे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं, मसल स्टेम सेल जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो अपने मज़ीद और बनाना शुरू कर देते हैं। ये मैसेज जो है वो सेहतमंद मदद गार जो है पड़ोसी एफएपी को सेल्स को बताया जाता है। एफएपी को फिर बताया जाता है कि मैच्योर हो, जिस तरीके से पहले पाथवे मैंने बताया था कि उसमें एफएपी सेल्स जो होते हैं, एक दफ़ा बन जाए मसल तो वो फिर उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो फिर आगे मर जाते हैं और अगर उनकी ज़रूरत होती है तो वो स्किन या
स्किन सेल्स बन जाते हैं, लेकिन ये है कि किसी भी सेहतमंद बंदे में हड्डी नहीं बनाते। लेकिन जब एफओपी वाला जो मसला है बीमार में, जब वो कम्युनिकेट करते हैं एफएपी सेल्स के साथ, तो और मसल स्टेम सेल जो ब्रेक डाउन होते हैं, तो डिफेक्ट्स उसमें होते हैं, नुक्स होते हैं एफएपी रिसेप्ट। कुछ जो होते हैं स्टेम सेल जो होते हैं वो बन जाते हैं और उनके लिए मुश्किल होती है मैच्योर होने में। तो और एफएपी सेल जो होते हैं वो हड्डी बनाने वाले जो हैं सेल्स बन जाते हैं। अब हम करीब से देखते हैं एफएपी सेल्स को हम देखते हैं। जो सेहतमंद मसल रिपेयर में जो होता है, इस रिसेप्टर्स में आप देख सकते हैं CVR1 रिसेप्टर में सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं। ये जो है रिसीव करते हैं बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन मिलती है इनको, या इनको बीएनपी सेल्स कहते हैं, बाहर से मिलती है और उस सेल को बताता है कि सपोर्ट करो मसल उसको बनाने में, उसको डाई हो जाएगा या उसको मोटा करने में मदद देगा। लेकिन एफएपी सेल्स को ये नहीं बताता कि तुम खुद भी जो है ना मसल सेल बन जाओ। जबकि एफओपी जो है, जैसे कि हमें पता है ये जो फाइबर एटोबोजेनिक सेल्स हैं, ये बातचीत सही ये कार्य होते हैं, मरते नहीं हैं। ये फैट भी नहीं बनते, ये स्किन भी नहीं बनते। ये एफओपी में जो है बीएमपी जो है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन जो होता है, और जो दूसरी प्रोटीन एक्टिव ने जो है चेन रिएक्शन शुरू कर देते हैं एफओपी सेल्स के अंदर, उस सेल को कहते हैं कि तुम भी हड्डी बन जाओ। अगर इन्वेस्टिगेटर इसको फॉल्टी डीएनए को ठीक कर दें, तो ये जो है तो फिर ये जो है फॉल्टी आरएनए नहीं बनेगा, या ये प्रोटीन भी फॉल्टी नहीं बनेंगे। इसलिए जो है मैं खुशी है कि मैं डॉक्टर शेषम को इंट्रोड्यूस करने लगी हूँ ना। डॉक्टर शेम, आप शुरू कीजिए। अब अगर आप अपनी शेयरिंग को स्टॉप करेंगे तो फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर सकता हूँ। क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? तो फिर अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर जाता हूँ। बहुत शुक्रिया डैनियल। डेलापी जीन को डिलीवर करने के लिए एफओपी पेशेंट्स में एवी वेक्टर जो होता है उसको तब्दील किया जाता है थेरेपी जीन्स को टारगेट सेल्स में, और कोडिंग नहीं की जाती उसकी, और जितने भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको खत्म किया जाता है। एएवी वेक्टर जो होता है उसके दो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एवी कैप्सिड होता है और वेक्टर जीनोम होता है। एएवी कैप्सिड जो होता है वो बताता है कि आपने कहाँ जाना है, और फिर वो बताता है मसल सेल्स को टारगेट किया जाता है ताकि वो स्ट्रगल किया जाए, डेवलप किया जाए मसल में, और एफएपी सेल जो होते हैं वो बोन बन जाता है, और फिर बोन सेल्स हेट्रोट्रोपिक में तब्दील हो जाता है, और ताकि वो हेल्दी फंक्शन कर सके, और फैक्टर जीनोम को इस्तेमाल किया जाता है। हम हेल्दी ACR1 जीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो साइलेंट जीन होता है उसको, या हम इन दोनों को इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हेल्दी ACR1 जीन जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो साइलेंट म्यूटेंट ACR1 जीन होता है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 97% जो पेशेंट होते हैं एफओपी के, उनका एक क्लासिक R206H म्यूटेशन होता है ACVR1 जीन में, और ये जो म्यूटेशन होती है वो ACVR1 डीएनए में होती है जीन में, और फिर वो मैसेंजर जीएनए में चला जाता है, और फिर mRNA बनाता है ACVR1 R206H प्रोटीन, जो कि mRNA प्रोटीन होता है। और जो फर्स्ट जीन थेरेपी अप्रोच होती है उसको साइलेंस किया जाता है आर्टिफिशियल माइक्रो RNA इस्तेमाल करके, और ये जो RNA होता है वो टारगेट करता है ACR1 से लेकर RHNA तक, और जो म्यूटेंट ACR1 जीन होता है उसको रिमूव कर देता है FOP सेल्स में। इसलिए ACVR1 से लेकर RH तक
जो कि ख़ास mRNA होता है, उसको कम किया जाता है, ACR1 में रिड्यूस किया जाता है, तो फिर सिग्नल जा सके FOP में। एक और जीन थेरेपी अप्रोच जो है वो जीन रिप्लेसमेंट है, और ये ज़्यादा हेल्दी होगा कि अगर ACR1 जीन जो है उसको डाइल्यूट कर दिया जाए और हेल्दी प्रोटीन बनाया जाए, और ACR1 DNA जो है वो फिर ज़्यादा हेल्दी mRNA नहीं बनाएगा। ACR1 प्रोटीन हेल्दी बनाएगा सिर्फ फिर वो, और ज़्यादा हेल्दी ACR1 प्रोटीन जो होता है वो कंपटीशन में आ जाएगा म्यूटेंट ACR1 प्रोटीन के खिलाफ, और फिर वो डाइल्यूट HO फॉर्म करेगा ACVR1RH, जिससे सिग्नल भेजा जा सकता है FOP सेल्स में। और हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं जीन को साइलेंट करने के लिए, और साथ ही जीन को रिप्लेस करने के लिए। एक स्पेसिफिक आर्टिफिशियल RNA होता है, वो सप्रेस करता है ACVR1 mRNA और प्रोटीन को। तो इस तरह HO फॉर्म होता है, HO बन जाता है ACVR1 और R206H का, जो कि सिग्नल करता है FOP को। और इसके साथ ही हम एक डी ऐड कर देते हैं, एक और ACVR1 जीन, ताकि हम एक नॉर्मल ACVR1 mRNA प्रोड्यूस कर सकें और ACVR1 प्रोटीन जो है वो डाइल्यूट कर सके FOP सेल्स में। और ये एक बहुत आइडियल स्ट्रैटेजी है, और इससे जो एक म्यूटेंट ACVR1 जीन होती है वो ख़त्म हो जाती है और एक हेल्दी ACVR1 जीन बन जाती है, और FOP सेल्स में तब्दील होकर उनको हेल्दी सेल्स में तब्दील कर देती है। और ये देखने के लिए कि कौन सा बहुत अच्छा AAV कैप्सिड है ह्यूमन इंसानों के FOP सेल्स में, तो हमने ये देखा है कि फ्लोरेसेंट टैग्ड AAV वेक्टर्स देखे हैं 14 मुख्तलिफ कैप्सिड्स के, और फिर हमने ट्रीट किया है IPA सेल्स के साथ। और ये सेल्स जो थे वो डॉक्टर की तरफ से हमें मिले थे, और हमने ये देखा कि 5 जो हैं वो इंसानों में एंटर हो सकते हैं, और ये AAV कैप्सिड इस्तेमाल किए गए थे FOP सेल्स की ट्रीटमेंट के लिए। और हम एक खाली माइक्रो नीडल इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो इंजेक्टर 600 भी कहा जाता है उसको, 6 मिलीमीटर जो कि नीडल का साइज होता है, और वो इंजेक्ट किया जाता है डर्मिस के एरिया में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर AAV वेक्टर जो होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं स्केलेटन मसल में। FOP माइस जो था उसको ट्रीट किया गया ग्रीन फ्लोरेसेंट टैग्ड AAV वेक्टर के साथ, और जो ग्रीन सिग्नल था मसल में, वो सारे ग्रीन सिग्नल थे मसल के अंदर, और येलो सिग्नल जो थे पर्पल कलर्ड FOP सेल थे वो, या FAB सेल भी कहा जाता है। और ये FAB सेल जो थे वो उन्होंने प्रोड्यूस किया, और फिर येलो सिग्नल जो है वो एंटर हुए FAB सेल्स में। इसलिए जो लोकल AAV वेक्टर इंजेक्ट किया गया था वो मसल सेल में भी दाखिल हो सकता है, और FAPB प्रोड्यूस कर सकता है वो। और हमने एक AAV वेक्टर जो था उसको जनरेट किया था RH1 में और RH2 में, और जो रेड कलर था वो ये दिखाता हमें कि म्यूटेंट ACR1 जो है, और जो ब्लू कलर है वो दिखाता हमें हेल्दी ACR1 mRNA के लेवल्स। और अगर हम कंट्रोल इसको कंपेयर करें कि जो कंट्रोल ट्रीटमेंट लोगों का है, तो 65% जो म्यूटेंट ACR1 है उसके कंपैरिजन में 35% हेल्दी ACR1 mRNA हमने देखा। और इस रेशियो से हमें पता चलता है कि 37% या 40% जो म्यूटेंट ACR1 mRNA था उसके खिलाफ 60 या 63% हेल्दी mRNA था। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि AAV वेक्टर जो है वो इस रेशियो को शिफ्ट कर सकते हैं हेल्दी कंडीशन में। ना सिर्फ ये, बल्कि हमने कोडन ऑप्टिमाइज्ड ACR1 जीन को भी ऐड किया ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एक हेल्दी ACVR1 प्रोटीन।
और उससे ये पता चला कि ACVR1 एक्सप्रेस किया उन्होंने इंसानों के FOP सेल्स में, और ये जो कॉम्बिनेशन था AAV वेक्टर, उससे सप्रेस हुआ ACVR1 प्रोटीन इंसानों के FOP सेल्स में। वो जब डाला गया तो कोई भी सिग्नल नहीं आया, लेकिन जब हमने उसके साथ ऐड किया ID1 एक्सप्रेशन हमें मिला, और उसके साथ डिले भी था उसमें। लेकिन AAV वेक्टर की वजह से जब एक्टिवेट हुआ SMAD1, तो उससे सिग्निफिकेंटली हम देखा कमी आई है AAV फैक्टर में। IV1 एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक। ID1 एक्सप्रेशन जो है उसको बढ़ाया गया, इसलिए AAV फैक्टर जो है वो एक पोटेंट सप्रेसर है FOP सेल्स में। इंसानों का जो FOP सेल है वो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट में, और फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल्स बना सकते हैं, और वो हाई लेवल अल्कलाइन फॉस्फेट बनाते हैं। और जब उसको ट्रीट किया जाता है AV फैक्टर्स के साथ, पोटेंट एक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो सकती है। इसी तरह जो AV वेक्टर्स हैं, जब वो मिनरल्स बनाए जाते हैं, जब हमने देखे हैं यहाँ पर रेडिकल के रैट के, जब उनको ट्रीटमेंट किया जाता है V वेक्टर्स के साथ, तो उसको हम काफ़ी कम कर सकते हैं। इसलिए AV वेक्टर जो है वो उन्होंने FOP माइस में काफ़ी रेजिस्टेंट देखा हमने ट्रॉमा इंड्यूस्ड HO में। और इसको हम अगर देखते माउस में, जब हमने देखा 6 हफ्ते का जो FOP माइस था, उसमें हमने लोकल लगाया ये AV वेक्टर, और फिर हमने उसको पिंच इंजरी दी मसल में, और फिर 4 हफ्ते के बाद हमने देखा उसकी बोन फॉर्मेशन है या नहीं है माइक्रो CT एनालिसिस के थ्रू। और जब हमने जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो FOP माइस था जिसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया था, उसका हमने देखा बहुत बड़ा साइज था, HO था उसके जिस्म में। लेकिन जब उसको ट्रीटमेंट मिला जीन साइलेंसर के साथ, या हेल्दी ACVR1 एक्सप्रेशन दिया उसको, या उस दोनों का कॉम्बिनेशन दिया, तो हेटरोटॉपिक बोन फॉर्मेशन जो थी वो बहुत कम हो गई थी। इसलिए लोकल इंजेक्शन और जो है AV वेक्टर का, उससे हम देख सकते हैं ट्रॉमा इंड्यूस्ड HO जो होता है उसको FOP माउस में। इसी तरह जब वो पैदा हुए FOP माइस में वो इंजेक्ट किया गया, तो वो रेसिस्टेंट थे ट्रॉमा इंड्यूस्ड HO में, और हमने उसका इलाज किया P1 के साथ, जो कि बिल्कुल पैदाइश के वक्त दी जाती है। एक सिस्टमेटिक इंजेक्शन दिया उसको AV वेक्टर का, और फिर 6 हफ्ते के बाद हमने उसको पिंच इंजरी दोबारा दी उनके मसल में, और फिर 4 हफ्ते इंतज़ार किया, और फिर उसको देखा कोई बोन फॉर्मेशन है मसल में, और इंजरी भी नोटिस की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इलाज नहीं किया गया था जिस माउस को जिसमें हेटरोटॉपिक बोन थी, और उसके अंदर जो भी टिश्यूज हैं वो भी देखे जा सकते हैं इंजर्ड मसल में। लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट किया गया, तो म्यूटेंट ACVR1 जीन साइलेंसर जो था, या उसको जब ACVR1 हेल्दी एक्सप्रेशन दिया गया था, और इस ट्रीटमेंट की वजह से काफ़ी कम हो गया था जो HO फॉर्मेशन थी वो। यहाँ पर हम कम्बिनेशन फैक्टर देखते हैं। यहाँ पर कोई भी या बहुत कम हेटरोटॉपिक बोन थी इंजर्ड मसल में, जब उसको प्रॉपरली ट्रीट किया गया FOP में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, और मसल जो है वो दोबारा से बन रहा है। इसलिए हमने देखा है कॉम्बिनेशन AV और जीन थेरेपी जो है वो एक बहुत इफेक्टिव अप्रोच है ट्रॉमा इंड्यूस्ड HO में। सिमिलरली जिस तरह माउस इंसानों की तरह, माउस में भी HO होते हैं, उनके पूरे जिस्म में कोई फ्लेयर्स नहीं होते उसमें। इसलिए हमने अपने AV वेक्टर्स की एबिलिटी जो थी उसको टेस्ट किया था।
हमने एफओपी पॉप्स जो थे उसको सिस्टमिक इंजेक्शन के साथ चेक किया और फिर 6 हफ्ते के बाद हमने देखा कि हेटरोटॉपिक बोन फॉर्मेशन थी उनकी पूरी बॉडी में। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस माउस को ट्रीट नहीं किया गया था, अपर स्पाइन भी देख सकते हैं, गर्दन भी देख सकते हैं, जॉइंट्स भी देख सकते हैं आप इनकी। और जब उनका ट्रीटमेंट किया गया म्यूटेंट जीन साइलेंसर के साथ या हेल्दी ACR1 ट्रॉमेटिक के साथ, तो उनकी जीन फॉर्मेशन बहुत बेहतर हुई। इसी तरह जो स्पॉन्टेनियस है HO था पूरी बॉडी में बहुत कम हुआ। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि पैदाइश के वक़्त जब हम ये दे दें तो फिर एफओपी माइस में वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन स्पॉन्टेनियस HO जो है वो अक्सर डेवलप हो जाती है एक जब शुरू में आप अडल्ट होते हो स्टेज पर। तो जिस तरह हमने माउस को ट्रीट किया था कॉम्बिनेशन AAV फैक्टर के साथ और 12 हफ्ते के बाद हमने उसको देखा उनकी बोन का माइक्रोसीपी के थ्रू। जो माउस को ट्रीटमेंट नहीं किया गया था उसने HO मल्टीपल साइज डेवलप कर लिया था उसकी गर्दन में, अपर स्पाइन एरिया में और उनके निचले हिस्सों में जिस्म के और जोड़ों में। लेकिन जब ट्रीटमेंट किया गया था कॉम्बिनेशन वेक्टर का तो उसने HO सप्रेस कर दिया था उसके पूरे जिस्म में और HO जो था वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी आई थी। जैसे कि आप मूवी में देख सकते हैं जिस माउस को ट्रीट नहीं किया गया था वो ये वाला है, वो एक्टिव नहीं है और बहुत कम मूवमेंट कर रहा है, कॉर्नर में है। और ये वाइट एंड टर्म माउस या जो हेल्दी माउस है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और रेड एरो से हम देख सकते हैं एफओपी माइस है जिसमें कम्बिनेशन AAV ट्रीटमेंट दिया गया है। और ये कि आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद ये माउस को आप देख सकते हैं एक बिल्कुल हेल्दी माइस की तरह उसकी मूवमेंट है सारी। तो समरी में ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक कामयाब AV फैक्टर बनाया, ACVR1 एक स्पेसिफिक साइलेंसर जो था और ACVR1 प्रोटीन एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए ये जो AV वेक्टर है 89 कैप्स AAV9 कैप्सिड थे उसमें और उसमें हमने इंजेक्शन साथ लगाए और फिर हमने डिलीवर किया इस कॉम्बिनेशन को AAV फैक्टर के साथ ताकि वो HO फॉर्म करे FAP सेल्स में और ऑस्टियोब्लास्ट जो है स्केलेटन मसल में सिस्टमैटिक इंजेक्शन के थ्रू। और जब उन सेल्स में एंट्री हुई तो ये देखा गया कि आर्टिफिशियल mRNA जो है वो खास तौर पर जो खामोश म्यूटेंट ACVR1 एक्सप्रेशन है या कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज्ड ACVR1 है उसमें प्रोड्यूस होते हैं, वो बनाते हैं हेल्दी ACVR1 में। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऑप्टिमाइज़ करें सेफ्टी को और उस उनका इंसानों के सेल्स में उसको एफिकेसी के साथ लेकर आएँ। अगले स्पीकर जो है हमारे वो डॉक्टर जूलिया हैं अल्टमन और मेरे कॉलीग हैं वो मेडिकल स्कूल में यूमास चैन मेडिकल स्कूल में और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वो हमें बताएंगे साइलेंसिंग RNA टेक्नोलॉजी। शुक्रिया जे। अब मैं अपनी स्लाइड जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। क्या आप सब देख सकते हैं? बेहतरीन। मैं जूलिया अल्टमैन हूँ। मैं आपके आज आपके बारे में बात करूँगा स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए के बारे में बात करूँगी। जो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए होते हैं जीन साइलेंसर की तरह होते हैं जिस तरह जे बात कर रहे थे। इसी तरीके जीन साइलेंसर जो होते हैं ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो होते हैं इंटरफेयर करते हैं एमआरएनए के साथ काम करते हैं और म्यूटेंट ACVR बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और ताकि फिर वो कोशिश करते हैं कि दोबारा ये म्यूटेंट प्रोटीन ना बन सके। मैं आप थोड़ा सा ज़ूम करके जो पिछली डायग्राम जो दिखाए गए थे डैनियल और जे ने जो दिखाए थे डीएनए जो होता है डीएनए आरएनए में बदल जाते हैं और फिर प्रोटीन में बदल जाते हैं। हम जरा करीब से इन मॉलिक्यूल को देखें तो हम देख सकते हैं डीएनए और आरएनए जो हैं ये इंडिविजुअल बेसिस के साथ बने हुए होते हैं। इनमें लेटर्स होते हैं, ये कोड होते हैं। ये, ये कौन सी प्रोटीन बननी चाहिए।
कौन से छोटे स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए हैं, बड़ी स्पेसिफिक आरएनए होते हैं, खास बिल्कुल उस तरीके की कोडिंग होती है, ये इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, रोकते हैं मज़ीद एमआरएनए बनने के, और ताकि वो उस तरह की प्रोटीन ना बना सकें। ये एसआईआरएनए हैं, 2 मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स के बने हुए होते हैं। एक स्ट्रैंड जो होता है गाइड स्ट्रैंड होता है, ये इसको गाइड स्ट्रैंड इसलिए करते हैं क्योंकि ये मैच करता है सीक्वेंस के साथ, उसी स्पेसिफिक जीन के साथ मैच करता है। ये मैच करता है जो उधर ही जीन मौजूद होता है, ACVR1 म्यूटेंट आरएनए में मौजूद होता है। क्योंकि उसके साथ वो मैच एमआरएनए के साथ करता है, तो उसके साथ जुड़ जाता है और बाइंड जुड़ के फिर ये स्ट्रैंड बन के एमआरएनए को लीड करता है, उसको तोड़ता है और उसको बिल्कुल खत्म कर देता है, और प्रोटीन जो है, म्यूटेड प्रोटीन जो है वो नहीं बनती। आप सोच सकते हैं ये बड़ा अच्छा तरीका होगा, हम इस तरीके जेनेटिक डिजीजेस को हम ट्रीट कर सकते हैं। बदकिस्मती से जो है आरएनए जो हुए हैं, बड़ी मुश्किल से जो है वो इनेतात पसीर होते हैं, और ये जो है एक मुदाफ़ती रद्द अमल का सबब बन सकता है। और ये जो है इनको डिलीवर जिस तरीके से जे ने बताया था कि एएवी वेक्टर की पैकेजिंग लगानी पड़ती है, पैकेजिंग के बगैर इसको सेल में पहुंचाना मुश्किल होता है। ये जो बहुत सारी रिसर्च हुई है, किस तरीके से इसको डिलीवर किया जाए इफेक्टिवली, जिस्म के अंदर डाला जाए। इसके अंदर शामिल है मुख्तलिफ किस्म की केमिकल मॉडिफिकेशंस की गई हैं। वो किस किस्म की केमिकल मॉडिफिकेशन है, हम इनको मुख्तलिफ जगहों पे रख सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एसआईआरएनए में हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, उन लेटर्स को बदल सकते हैं, हम उसको लिंकेजेस को बदल सकते हैं, इनके बेसिस के बीच में जो है हम इनको जोड़ सकते हैं, कॉन्जुगेट्स के साथ जोड़ सकते हैं, जो उनको बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं टिश्यूज में या सेल टाइप्स के अंदर कर सकते हैं। ये जब सब मिल के जो होता है, ये मॉडल्स जो होता है बहुत ही स्टेबल हो जाते हैं, मुस्तहकम हो जाते हैं, और फिर ये जो है इम्यून से जो मुदाफ़ती रद्द अमल का सबब नहीं बन सकते, और इनको पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं होती, और ये ज़्यादा देर तक उसमें रह सकते हैं, महीनों के महीने, और अपने जो जो म्यूटेंट आरएनए को खामोश करते रहते हैं, जैसे आप मैं सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं, एक मिसाल है किस तरीके से ये कल्चर में काम हुआ है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक तस्वीर है सेल्स की, और सेल्स जो हैं आप देख सकते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ सेल्स हैं, नीले रंग के हैं, और एसआईआरएनए जो है वो सुर्ख रंग में है। और जब हम केमिकल मॉडिफाई एसआईआरएनए इसमें डालते हैं, अ, तो हम ये सारे सेल ले लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं। जब हम इनको देखते हैं, इनकी एबिलिटीज़ वगैरह को, एसआईआरएनए को जो साइलेंट करने में जो टारगेट करते हैं एमआरएनए को, नीचे आप देख सकते हैं, जो आरएनए जो होते हैं जब उनको मॉडिफाई नहीं किया होता, तो उसमें कोई साइलेंसिंग कोई खामोश नहीं कर सकते या ख़त्म नहीं कर सकते। जब हमने उनको तब्दील किया है, ये सारी मॉडिफिकेशन जैसे मैंने पहले बताया है उल्टे हाथ की तरफ, तो हमारे पास बड़ा अच्छा किस्म का साइलेंसिंग चेन बन जाती है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, ये आरएनए को थेरेप्यूटिक बनाने में। हमने इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, इंफॉर्मेशनल ड्रग्स हैं, क्योंकि ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं और ये बताती हैं कि आपने क्या करना है। ये बड़ा मुख्तलिफ है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के से हट के हैं, जो कि ये जो थेरेप्यूटिक के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे आइबोब्रूफीन हो गया, जो स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, वो बताती है, उसको डायनाफॉर्म कहते हैं, कैसे डिलीवर आपने करना है, किस ऑर्गन्स के अंदर आपने जाना है और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। वो आपको बिल्कुल सही बताता है किस चीज़ को टारगेट करना है। आप इसको तब्दील स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की नहीं कर सकते, जब तक कि दोनों चीज़ों को ना बदलें। ये ऐसी बात नहीं है इन्फॉर्मेशनल ड्रग्स के लिए। जो इन्फॉर्मेशनल जो ड्रग्स होती हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है, हम इसको तब्दील कर सकते हैं, केमिकल आर्किटेक्चर उसकी बदल सकते हैं, किस ऑर्गन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमने मसल को टारगेट करना है तो हम उसे तब्दील कर देते हैं, मसल को टारगेट करें। अगर हम इसको लंबे अरसे के लिए रखना है तो हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हमने एक दफा फैसला कर लिया कि हम को कौन से वाले हमने ऑर्गन को टारगेट करना है, तो हम उसको मुख्तलिफ सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके बाद मुख्तलिफ जो है डिफरेंट जीन्स के लिए उसको टारगेट करते हैं, तो हम मुख्तलिफ जेनेटिक कंडीशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इस केमिकल आर्किटेक्चर, इस कंपाउंड की बदल सकते हैं हम इसकी बैकबोन बदल कर सकते हैं, शुगर उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम इसको इनमें जो कनेक्शन है उसको कर सकते हैं, हम इसके साथ लिंकर्स जोड़ सकते हैं, कंजुगेट्स इसके साथ जोड़ सकते हैं कि आपने कहाँ पे जाना है, उनका टारगेट सीक्वेंस को भी हम बदल सकते हैं, और जो भी हमने जिस जीन को में भी हमारी दिलचस्पी है। ये जो ड्रग्स हैं पहले से ही मौजूद हैं और अप्रूव भी हो चुकी है, और एक कंपनी है एलानाइन, जो कंपनी है जिन्होंने बड़ी खूबसूरत किस्म की, ये जो है अच्छे तरीके की इन्होंने डिलीवर की हैं, बना चुके हैं, और ये जो डिलीवर स्कैफोल्ड है इनमें जो है मुख्तलिफ अप्रूव ड्रग्स हैं जो लंबे अरसे तक के लिए इस्तेमाल हो सकती है, 12 महीने तक भी इस्तेमाल हो सकती है अगर एक इंजेक्शन हम लगाएं। ये बड़ा ही अच्छी खुशाइन बात है। हाँ, मेरी जो लैब है उसने भी काम किया है केमिकल मॉडिफिकेशन स्कैफोल्डिंग के लिए, जैसे कि वो टारगेट कर सकती है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स के ऊपर अटैक कर सकती है, जैसे कि हमारी लेबोरेटरी में बायोफार्मर होगी, हमने इसको डेवलप किया जो कि प्लेसेंटा प्रीक्लैम्सिया के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डेवलप किया है ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए जो इस्तेमाल थेराप्यूटिक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स को डिलीवर करता है दिमाग के अंदर, और मुख्तलिफ किस्म की न्यूरो जेनेटिक डिजीजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो उन बीमारियों के लिए। ये बड़ी ही खुशखबरी खुशाइन बात है ना। अब हम बात करते हैं कैसे एसआईआरएनए को कैसे हम बना सकते हैं और कैसे टारगेट कर सकते हैं। हमने पहले से आइडेंटिफाई शनाख्त कर चुके हैं कंजुगेट को, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो कंजुगेट होता है डीसीए जिसे कहते हैं, आप इसमें देख सकते हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से हेल्दी मसल में हम दे सकते हैं। अगर हम सिस्टम में एक इंजेक्शन के ज़रिए उसको अंदर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और अगर आप ये तस्वीर को देखते हैं, नीला जो है वो टिश्यू को रिप्रेज़ेंट करता है, और पिंक जो है एसआईआरएनए को रिप्रेज़ेंट करता है। ये सिर्फ़ सेहतमंद मसल के में नहीं डाला जा सकता है, हेरोटॉपिक कार्टिलेज के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको डिलीवर करते हैं, फाइब्रॉइड एरियाज़ के लिए भी कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इंजर्ड जो ज़ख्मी मसल है पट्टा उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, पहले भी हमने किया है। हमने एक जीन का इस्तेमाल किया है। आपके मसल में पहले ही मौजूद होती है, मायोस्टिन होती है। अब हम इसको साइलेंट कैसे कर सकते हैं? आप इसको पहले, और उसके साथ ही एक तो साइलेंट भी कर सकते हैं और पट्टे को भी बढ़ा सकते हैं। अब मायोस्टैटिन के खिलाफ हम देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमने डीसीए कॉन्जुगेट एसआईआरएनए का इस्तेमाल किया। सिस्टमैटिकली हमने इसको माउस के चूहे के अंदर डाला, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने किया मायोस्टैटिन जीन को, और इस काफ और क्वाड में भी देख सकते हैं 50% हमने कर लिया, और इसके नतीजे में आपने देखा कि फिर पट्टे की जो है ना ग्रोथ ज़्यादा शुरू होगी, बड़ी अहम किस्म की। आप ये थाइस देख सकते हैं, ये जो जानवर की है जो कि काफ़ी उसका साइज़ बढ़ गया, और हमने इसका साइज़ भी हमने नापा है। अ, इसमें जो काफ़ी बड़ा पट्टा हुआ है। इसके अलावा इस जानवर का वज़न भी बढ़ा है जैसे-जैसे उसका मसल बड़ा हुआ है। हमेशा नई केमिस्ट्री होती है और हमेशा तरीके होते हैं उसको बेहतर करने के लिए, उन कंपाउंड को बेहतर बनाने के लिए। हमने नई केमिस्ट्री को टेस्ट किया, तो हमने देखा हमने ज़्यादा साइलेंसिंग कर सकते हैं इन जीन्स को। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे हाथ की तरफ, यहाँ पे 2 केमिस्ट्री हैं, पुरानी केमिस्ट्री और नई केमिस्ट्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पुरानी केमिस्ट्री में देख सकते हैं, हम सिर्फ 50% साइलेंसिंग देख सकते हैं, उल्टे हाथ की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपने पिछली तस्वीर दिखाई है, और यहाँ पे ये जो नीचे 2 डायग्राम्स हैं, इनको देख सकते हैं। हम आप नई केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए एसआईआरएनए का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। हमने 80% साइलेंसिंग की है ना, और जिन हमने टारगेट आरएनएज़ को किया है, जिससे पता चला कि बेहतर थेराप्यूटिक इफेक्ट हो सकता है और लंबे अरसे के लिए हो सकता है। आप इंजेक्शन मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरीके से एसआईआरएनए को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम एक ही पर्टिकुलर वर्जन को हम टारगेट कर सकते हैं। हम इनको म्यूटेंट जीन को कर सकते हैं, ना ना कि वाइल्ड जीन को। अब अगर हम सीक्वेंस को देखें, म्यूटेंट जीन के पीछे जाएँ और जीन के पीछे जाएँ, हम देख सकते हैं, हम एक डिज़ाइन कर सकते हैं एसआईआरएनए, हम उस सीक्वेंस को म्यूटेंट जीन को सिर्फ़ टारगेट करें। व
और हमने जो है ना वाइल्ड जीन को नहीं टारगेट करना। तो आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने ढूंढ लिया, एक सीक्वेंस मिल गया, बड़े अच्छा साइलेंसिंग दिखा रहा है म्यूटेंट जीन ACVR1 जीन को किस तरीके से उसने किया है, और जबकि मुकम्मल तौर पे वाइल्ड टाइप कॉपी को बिल्कुल छोड़ दिया, जीन को उस पर असरअंदाज नहीं हुई। हम यहाँ पे देख सकते हैं जब हमने टेस्ट किया siRNA को पेशेंट्स के अंदर किया, तो आप जिनके पर जे ने पहले बताया था FOP पेशेंट को, जो वाइल्ड टाइप ऑफ जीन जो है जिनको ट्रीट नहीं किया था, 80% जो था उनके अंदर एक्सप्रेस प्रोटीन थी या जीन्स थी, वो जो म्यूटेंट थी, और जो कि 19% या 20% जो थी वो वाइल्ड थी। जब हमने उनके साथ स्मॉल इंटरफेरेंस RNA के साथ ट्रीट किया, तो 96% जो है जो जीन्स है वो नॉर्मल वाइल्ड टाइप जीन बन गई। बहुत ही थोड़ा सा फ्रैक्शन जो रह गया, हिस्सा रह गया, जो कि म्यूटेंट कॉपी रह गई ना। हमने फिर उसके बाद हमने टारगेट किया एक जो FOP मॉडल के ऊपर हमने किया। इस केस में हमने क्यूरियस थे कि अगर हम थोड़ी सी इंटरफेरेंस करेंगे, क्या ये इंजरी के बाद जो हमने देखा, हमने इस केस के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया, इस तरीके से डिजाइन हुआ था। सबसे पहले उसको पिंच इंजरी, उसको जख्मी किया गया माउस को, फिर 3 दिन तक हमने उसका इंतजार किया, फिर उसके बाद हमने इंजेक्ट किया। हमने जे ने जिस तरीके से पहले भी जिक्र किया है, DCA siRNA ACVR1 को टारगेट हमने किया। फिर हमने 4 हफ्ते इंतजार किया और एक्सरे किया, हिस्टोलॉजी किया, तो हमने देखा क्या इसमें कोई नई बोन बनी या नहीं। आप यहाँ पे आप तारीफ करेंगे कि आप ट्रीटमेंट के बाद आप देख सकते हैं SRNA के ये जो कंट्रोल जिसमें हमने कोई SRNA नहीं डाला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हड्डी बनी हुई है। जब हमने ट्रीटमेंट किया SRNA को हमने देखा, तो यहाँ पे बहुत छोटी सी जो हड्डी रह गई है। इसका नतीजा है टारगेट सिर्फ म्यूटेंट ACVR जीन को उसने टारगेट किया। उस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि कितना कमी आई है इसके अंदर हड्डी के बढ़ने में। ये बड़ी बहुत ही अच्छी खुशाइन खबर है FOP के इलाज के लिए ना। अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगी अगले इन शैलेश अग्रवाल को हम करूंगी, जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं और हार्वर्ड मेडिकल स्टोर में, जो कि वो बात करेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, FOP फ्लेयर्स के बारे में। और मैं आप डॉक्टर साहब आपकी बात। अब हमें उम्मीद है कि आप मेरी स्लाइड देख सकते होंगे और मैं प्रेजेंटर मोड में जाता हूँ। बहुत शुक्रिया सबने मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का, और आज आप यहाँ पर आके अटेंड करें। और मैं रिकंस्ट्रक्टेड सर्जन हूँ हॉस्पिटल में, और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। FOP जो है वो एक डिजीज प्रोसेस है जो कि हमने लैब में इसको काफ़ी ट्रेंड लोगों ने स्टडी किया, रिसर्च भी की इसके बारे में। जैसे कि एक प्लास्टिक सर्जन जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं उसको, और हम जिसमें ट्रॉपिक ऑस्टिफिकेशन होती है उसको लोगों की हम टेक केयर करते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कैसे इस तरह FOP फ्लेयर्स को लेवरेज हम कर सकते हैं। और हमारा ये गोल ये प्रेजेंटेशन का ये है कि हम मेरे जो एलाइज और दोस्त जो साथ इस पे काम करें, हम कि किस तरह इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होगी। हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक स्ट्रेटजी बना सकें जिसमें एंटी एक्टिविटी थेरेपी इस्तेमाल की जाए, जो कि ऑटोनोमसली डिलीवर की जाए साइट में जहाँ जो कि रिस्क पर है एक्टोपिक बोन में FOP में। और ये बहुत डेंस सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्से हैं और इसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा ताकि डिफरेंट कंपोनेंट जो हैं सब्जेक्ट के, इस सब्जेक्टिव के, वो वहाँ पर होंगे जहाँ पर बेसिकली रिसर्चर स्ट्रेटजी होती है इसमें। पहला एस्पेक्ट जो है उस GNA थेरेपी है।
जो म्यूटेशंस हैं जो कि इंटैक्ट थी ए थेरेपी में, पैथोलॉजी के मीडिएटर था उसमें, डिजीज प्रोसेस जो है उसके लिए। अगर हम लिटरेचर में वापस जाएं 2015 में जो म्यूटेशन आइडेंटिफाई की गई थी, एक थेरेपी की स्ट्रैटेजी ली गई थी, म्यूटेशन के बारे में एड्रेस किया गया था, एंटी एक्टिवेट थेरेपी के बारे में, साइंस ट्रांसलेशन मेडिसिन में भी उसको इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो म्यूटेशन थी बीएमपी रिसेप्टर्स में, वो टिपिकली सिर्फ रिस्पॉन्स थे प्रोटीन्स को लेकर, वो रिसेप्टिव थे। चैलेंज जो हमें मिला वो ये था कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो थी, जैसे कि ये फ्लेयर अप्स जो थे वो प्रोसीड किए गए ट्रॉमा और इंजरी को लेकर, बोन फॉर्मेशन में इंजरी साइट्स पर। और अगर हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या परफॉर्म किया गया था पहले एक्टिवन ए को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, जो कि एक पैथोलॉजी के मीडिएटर है, तो हम देखते हैं लिटरेचर को ताकि हम ये समझ सकें कि साइंस ट्रांसलेशन जो थी पेपर पे कि वो यूज़ करते हैं एक सीक्वेंस को जो कि रेस्पॉन्सिव था जेनेटिक प्रोटीन के लिए, लेकिन एफओपी सेल्स में ये जो कि म्यूटेशन है वो सिर्फ रेस्पॉन्सिव होता है। और जिससे ये पता चलता है कि एक्टिव जो है मॉलिक्यूल, वो एक मॉलिक्यूल है जिसका सेम वही पाथवे होता है जो कि बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन होता है, जो कि टिपिकली बोन फॉर्मेशन बनाते हैं। और अब इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि जो एकेडमिक्स में और उसके अलावा थेरापेटिक इम्प्लीकेशन भी दी जाती है कि किस तरह उसको डिज़ाइन किया जाए, लेकिन आगे कुछ स्लाइड्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। जब हमने रिव्यू किया कुछ फाइंडिंग्स को, हमने ये देखा कि एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी जो है वो कम कर देती है बोन फॉर्मेशन को, और बोन फॉर्मेशन को जब कोई ट्रॉमा हो उसके बाद। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ ये एक्टिव कर मीडिएट करती है, बल्कि इससे पता चला कि कुछ सिग्नलिंग जो थी मॉर्फोजेनिक या प्रोटीन की पता चली, और इससे हमें इनहिबिटेशन का भी पता चला जो कि एक्टिव होती है। अब हमारे पास कुछ चैलेंज थे कि इस प्रोटीन मेडिकेशन को किस तरह से हम सिस्टमेटिकली हम दे सकते हैं लोगों को, टारगेट क्या ये देख सकते थे उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, और ये हमें डिफिकल्टी थी कि हम देखा जाएंगे कितना हमें डिलीवर करना है एक टाइम पे। अब गोल ये था कि हमें ये पता हो कि ये रियली हमारा गोल ये था कि हम डेवलप कर सकें एक तरीका कि बॉडी को पता हो कि उसको कितनी ज़रूरत है, ताकि वो अपने आप को सेल्फ डोज कर सके, अपने आप को खुद से डोज दे सके बॉडी। एक ये चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, एंटी एक्टिविन पेप्टाइड होता है, ये प्रोटीन होता है जो कि एक हमारे सेल प्रोड्यूस करते हैं। जब कंपनीज जो हैं वो प्रोटीन थेरापीज बनाती हैं, जैसे कि इंसुलिन बनाई जाती है, उसमें ये होते हैं टिपिकली कि उसमें कुछ और टाइप के प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए तैयार किए जाते हैं। बायोरिएक्टर्स होते हैं उसमें बड़े साइज के, वो सेल्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किया जाता है उनको, ताकि रिड्यूस किया जा सके कुछ खास प्रोटीन के लिए, और फिर उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो फिर आइडिया ये था कि जो सेल्स हैं वो प्रोटीन बना सकें और फिर उनको हम नज़दीक लेकर आ सकें, और फिर हम ये देखें कि जो सेल थेरापीज़ हैं वो किस तरह से प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकती हैं एक्टिव इम्यूनोथेरेपी में। और अगला सवाल ये है कि हम कैसे सोच सकते हैं कि टारगेट किया जाए सिर्फ उस साइट को जो कि रिस्क है कॉम्पैक्ट बोन या एफओपी के लिए, तो बजाय इसके कि हम डिलीवर करें ड्रग सिस्टमेटिकली, हमारे पास ऑफ टारगेट इफेक्ट्स भी थे और हमारे पास एडवर्स इफेक्ट भी, खराब इफेक्ट्स भी थे, क्योंकि हो सकता है कि एक्टिव जो थेरापी थी वो कुछ जिस्म के हिस्सों में एक्टिव थेरापी डिलीवर नहीं कर सकी। और फिर हमने बोन फॉर्मेशन के बारे में बात की, हमने काफ़ी स्टडी की ताकि हम सेल रिक्रूटमेंट को देख सकें, जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर कोई नई फॉर्मेशन नहीं थी, वहाँ पर कोई 100 या 1000 की तादाद में पढ़ाई की गई है, जिससे पता चलता है कि मैरो या डिराइव सेल्स ट्रैफिक के बारे में, इन्फ्लेमेटरी साइट्स जो थी जहाँ पर सोजन हुई थी उसके बारे में, और दो सोजन की जगह थी उसको देखा गया। तो जो बोन मैरो सेल्स थे
बाकी इम्यून सेल्स को भी देखा गया उसमें। तो जो वो उससे जो मीडिएट हो जाता है बोन मैरो का इन्फ्लेमेटरी सूजन का जो प्रोसेस होता है, हमारी लैब में हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, बल्कि इम्प्लीमेंट की है कि बोन मैरो ट्रांसफॉर्मेशन की एफओपी माउस को इस्तेमाल किया हमने। एफओपी माउस को म्यूटेशन को हमने इस्तेमाल किया और इसको बोन मैरो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी, एफओपी माउस से दी गई थी। और इसके साथ ही फ्लोरोसेंट लेबल हम ये इंजेक्ट कर सकते थे अनलेबल माइस को फ्लोरोसेंट बोन मैरो के साथ, और सेम म्यूटेशन उसमें रखी गई थी। और फिर उसमें ग्राफ्स हम देख सकते हैं बोन मैरो में क्या थे। और इसका मतलब ये है कि हमने एफओपी बोन मैरो को रिप्लेस कर दिया था एफओपी बोन मैरो के साथ, लेकिन हम उसको फ्लोरोसेंट लेबल के साथ हमने किया था। और ये रीज़न ये थी कि ताकि हम ये दिखा सकें कि बोन मैरो को हम लेकर जो कि बिल्कुल उसी जेनेटिक टाइप की हो, और उसको हम वापस डिलीवर कर सकते थे माउस में। और आइडिया ये था कि इंसानों में हमने उनका बोन मैरो ले लिया था, मॉडिफाई कर दिया था और वापस कर दिया था ऑटो ट्रांसप्लांट के तौर पर। इसी सिर्फ हमें ये पता चलता है कि साइटोमेट्री क्या थी और हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं माउस के बोन मैरो के साथ। उसकी रीज़न ये थी कि फ्लोरेसेंट इस्तेमाल करने की, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते थे। और फिर हमें जो रिसिपिएंट है माउस था, उसका बैकग्राउंड भी हमारे सामने था, इसलिए जितना भी फ्लोरेसेंट लाइट हम देख सकते थे वो सेल्स थे जो कि हमने उसी से लिए थे माउस में से ही। इसलिए अगला सवाल अब हमारे सवाल में ये आता है, हमारे जेहन में ये आता है कि जो बोन मैरो डिराइव्स हैं वो सेल्स बना सकते हैं, बोन मैरो में सेक्रेट कर सकते हैं एंटी एक्टिविना प्रोटीन। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जो लैब में हम इन ड्रग्स को क्रिएट करते हैं, जिसको चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल्स कहा जाता है, और ये सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि प्रोटीन बना सकें। लेकिन इस सिचुएशन में हमारे पास वो सेल्स नहीं थे पेशेंट्स में, इसलिए मैरो ड्राइव में वो सेल प्रोड्यूस की जा सकते हैं। इसलिए हमने वो प्लाज्मा क्रिएट किया जिससे एंटी एक्टिवेटेड थेरेपी प्रोड्यूस की जा सके, एक्सप्रेस की जा सके, और हमने उसको डिलीवर किया प्लाज्मेट बोन मैरो में, ड्राइव सेल्स में, स्टेम सेल्स में। तो ये दो डिफरेंट पॉपुलेशन होती हैं। बोन मैरो पॉपुलेशन मैरो रेजिडेंट सेल्स में, और हमने ना सिर्फ उसको उन्होंने ना सिर्फ वो प्रोड्यूस किया प्रोटीन को, बल्कि उसको मीडिया में रिलीज भी किया गया। तो वो उनके एनवायरनमेंट में रिलीज किया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप सोचें सेल थेरेपी के बारे में, कि वो रिलीज कर रही है ड्रग को। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो वो जो एंटी एक्टिविना ड्रग थी वो थेरेपेटिक थी, और वो उसके उसके फंक्शनल इफेक्ट थे और वो बहुत ज़रूरी थी, और उसको सही तरह से प्रोड्यूस किया गया, रिलीज किया गया, और वो एक्चुअली फंक्शनल था उस वक्त भी जब उसको सही तरह से फोल्ड किया गया, और बायोकेमिस्ट्री उसकी बिल्कुल सही थी। और ये बहुत अच्छा तरीका है फाइनली ये देखने के लिए कि वो कितना एक्शन कितना कम इसमें काम हो रहा है। बेसिकली वो एक्टिव थे, और वो जो प्रोटीन थे उनको प्रोड्यूस किया गया वो भी एक्टिव थे। तो हमारे क्लिनिक में ये देखा गया कि जो एंटी एक्टिव थेरेपी है उसको वापस लोगों में पेशेंट में दिया गया, जैसे कि ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट किया जाता है। और फाइनली जो बोन मैरो होती है उसको ऑटोनोमसली रेगुलेट किया गया था, जिसकी वजह से प्रोड्यूस की जाता है एंटी एक्टिव थेरेपी। तो फिर ज़रूरत होती है, अगर हम वापस जाए जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था ग्राफ, और उस ग्राफ से हमें पता चलता है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस जो रिस्पॉन्स होता है एक्टिव एक्टिव कितना है। तो इसकी वजह से हम हार्नस कर सकते हैं कि कितना आप एसिड सीक्वेंस होता है और कितना क्रिएट कर सकते हैं क्लिक एसिड सीक्वेंस को, और पर्टिकुलरली उस एलिमेंट को, या एक्टिव कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को। इसलिए हम एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं उस एक्सप्रेशन को, और न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस थेरेपी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है BMP4 रिस्पॉन्सिव एलिमेंट, जो कि नॉर्मली रिस्पॉन्सिव होता है, लेकिन इस सिचुएशन में वो रिस्पॉन्सिव है एक्टिव ए में भी। तो अल्टीमेटली ये हमारा अल्टीमेट गोल है, एंड कि हम इंजीनियर कर सके एक क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम को। तो इस रिजल्ट के तौर पर एक्टिव ए जो है वो डिक्रीज हो जाता है
और इसलिए एक्टिविना ए जो है वो कम हो जाता है। तो ये एक फीडबैक सिस्टम है जिसमें हम सोचते हैं जिस तरह इंसुलिन इस्तेमाल की जाती है ब्लड शुगर में, अगर ब्लड शुगर ऊपर चले जाए तो इंसुलिन लेवल भी ऊपर चले जाते हैं, ब्लड शुगर डाउन हो जाए तो इंसुलिन भी कम हो जाता है। इस तरह का ही हम एक देख सकते हैं इसमें भी। तो ये हमारा एक ओवरऑल गोल है। ट्रांसलेशन जो थेरेपी है वो बिल्कुल रियल है। हार्टी थेरापीज जो हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। अब हमने देखी लोग बिल्कुल जिस तरह कैंसर थेरापीज हैं क्लिनिकल ट्रायल में हैं और उसको भी ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैस जनरल लेबर में जहाँ पर मैं काम करता हूँ और वहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट की गई है जीन में और सेल थेरापी में डेवलपमेंट के लिए, ताकि सपोर्ट की जा सके हमारी लेबॉर्ट्रीज के काम को। और मैं देखता हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है सेल थेरापीज में, और साथ जो ट्रीटमेंट थेरापी स्ट्रेटजी है हमारे पेशेंट्स में उसको भी। और अब डैनियल हमारे साथ नेक्स्ट हैं, वो शुरू करेंगे। शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल, बेहतरीन था। जो बहुत सारी जो प्रेजेंटेशन थी वो बेहतरीन थी। मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी फन जॉब्स करने का मौका मिल रहा है यहाँ। शुक्रिया आप सबका। उम्मीद है जितनी मैं जो हूँ एक्साइटेड हूँ, उसी तरह आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। जीन थेरेपी की बात की डॉक्टर शिम ने प्रेजेंट की थी। इम्यूनोथेरेपी डॉक्टर शैलेश ने प्रेजेंट की है। SIRNA डॉक्टर जूली ऑल्टरमैन ने पेश की थी। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं ये जो एलिमेंट्स हैं इस टूल बॉक्स को हमने कैसे इनको सबको इकट्ठा किया ताकि क्लिनिशियन साइंटिस्ट जो हैं इनको FOP को जो ट्रीट कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं आपके फिंगर टिप्स के ऊपर, ताकि आप मदद कर सकें, ताकि जो है लोग जो है सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें, अपनी बेहतरीन काबिलियत के साथ रह सकें। तो ये हमारा जो है FOP के बारे में हमें पता चला। हमने अभी हम एक मोमेंट लेंगे, फिर सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। हम पहले एक्नॉलेज करना चाहते हैं, ये सिर्फ इनफरादी लोगों की बात नहीं थी, इसके इनकी टीमें इसमें शामिल हैं और जीन थेरेपी वर्किंग ग्रुप भी इसमें शामिल हैं। ये जो आपस में मिल के काम कर रहे हैं, डॉक्टर शिम लैब के साथ ये ताउन कर रहे हैं। हमारे पास जो है मेंबर्स हैं, डॉक्टर ऑल्टरमैन की लैब के भी हैं लोग शामिल। हमें एक्नॉलेजमेंट डॉक्टर अग्रवाल की भी देखी है। शुक्रिया। अब मैं कैथरीन राइस के हैंड ओवर करूंगी और ताकि वो जो सवालात हैं जो है प्रेजेंटर के साथ शेयर करेंगी, और फिर आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। हमारे पास कुछ सवालात हैं। डॉक्टर शिम, पहला सवाल आपके लिए है। प्रेजेंटेशन के शुरू में आपने बोला था मसल्स सेल जो होता है ना 15 साल के बाद खत्म होते हैं। ये प्रोसेस जो होता है बच्चों में भी इसी तरीके से होता है, जो कि बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। क्या ये जीन थेरेपी जो होते हैं इतने लंबे अरसे तक नहीं होती? अगर बच्चे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं तो उसमें काम करती है या नहीं करते? ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। AVA जीन थेरेपी जो एप्लीकेसी जो है बड़ी क्विकली डाइल्यूट हो जाती है जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ये बाली की निस्बत। जो बच्चों की जो बॉडी होती है वो उनके सेल ग्रो हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। AVA थेरेप्यूटिक जो होती है वो जल्दी उसमें डाइल्यूट या हल हो जाती है, लेकिन बड़ा ज़रूरी है बच्चों को ट्रीट करना जितना जल्द हो सके सेफ, उनको ट्रीट करें सेफली, ताकि किसी माजूरी से बचाया जा सके, या भी कोई भी तब्दीलियां करनी हो, या कम जो है दवाइयों को कम डोज में दिया जाए ताकि RNS को ये साइलेंट किया जा सके। कीमोथेरेपी या और दूसरे तरीके इस्तेमाल करके उसको इलाज किया जाए। शुक्रिया जी। ये डैनियल, ये सवाल आपके लिए। आप जीन थेरेपी कितने अरसे तक ये रह सकती है? जो डॉक्टर शेम ने हमारे साथ शेयर किया है, स्केलेटन मसल फाइबर जो है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था,
7 साल तक रहती है और मुकम्मल जो स्केलेटन मसल टर्नओवर जो है, जो कि 15 साल है। डॉक्टर शिम ने मेंशन किया है, जैसे हम इस प्रोसेस में से गुज़रते हैं, चाहे वो ग्रो हो रही हो या उसको मरम्मत कर रहे हों, द ये तकरीबन 15 साल लगते हैं मुकम्मल होने में। औ और इसमें जो है ना वक़्त में थोड़ा बहुत डिल्यूज़न हो सकता है। हमारे पास जीन थेरेपी क्योंकि इस पे होता है कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, कैसे एक्सेप्ट करती है, उस पे मुनहसर है। लेकिन जीन थेरेपी जो है, हम पहले हम उसको ले लें, तो डिसेबिलिटी को या माज़ूरी से बचा जा सकता है, ताकि जीन थेरेपी जो है सेहत को सपोर्ट कर सके, ताकि दूसरी जो थेरेपीज़ हमने पहले बताई थी, लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइड्स में उनकी जो कम छोट थोड़ी-थोड़ी डोज़ अगर देनी शुरू कर दी है, क्योंकि उससे कम साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो ये बड़ा ही अच्छा बड़ा टूल बॉक्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर ऑल्टरमैन, क्या आप इंजेक्ट कर सकते हैं जीन थेरेपी जिस पे आप काम कर सकते किस हाँ, क्या मैं कर सकते हैं? हाँ, हाँ, फ्लेयर जो सूजन हुई हुई है उसके अंदर हम कर सकते हैं, जब जब फ्लेयर के अंदर हम इंजेक्ट कर सकते हैं, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो जितने भी हमने पहले इमेजेस में देखा था वो सारे सेल्स के अंदर जा सकता है और इस तरीके से जो है फ्लेयर को जो कम कर सकता है और कम हड्डी को बनने में मदद देता है। डॉक्टर अग्रवाल से सवाल है। ये सवाल जो है नया एपिजेनेटिक के बारे में वो पूछ रहे हैं। कोई ऐसे जीन एक्सप्रेशन को हम कर सकते हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर को, लिविंग कंडीशंस को भी हम देखते हैं, फ्लेयर अप्स, ताकि वो फ्लेयर अप्स हो ही ना सके ना। बड़ा बेहतरीन सवाल है। हम कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, माहौल को कैसे बदल सकते हैं। एक जो चीज़ है पेरेंट एलीस फ्लेयर अप है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है इस प्रोसेस के अंदर। इंटरमस्कुलर फ्लेयर अप्स जो होती हैं, जो सवाल है और तरीके हैं किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया जा सके इस इंफॉर्मेशन को। आइडियली यही हो सकता है। तो आपकी बाकी जो इस ट्रॉमा या इंजरी को जो बाकी जो एबिलिटी जो रिस्पॉन्स कर रही थी उस पर असरअंदाज नहीं होती है। माहौल माहौल को हम बदल सकते हैं, उस ट्रॉमे की तरफ ना जाया जाए। ल- लेकिन उसका पहले हमें एवेल्युएशन या जायजा लेना पड़ेगा। इसलिए जो बहुत सारी थेरेपीज जो हैं एवेल्युएट हमने की हैं, हमने बाहर उनकी एवेल्युएट की है और इन मेडिकेशन वगैरह को देखते हुए हमने देखा है। ये हमारे पास जो है ना चैलेंजिंग सवाल है, हम किस तरीके से मॉडिफाइड इसको कर सकते हैं ताकि थेरेप्यूटिक जो है कंट्रोल हो सके और सही तरीके से प्रेडिक्टेबल हो सके, बताया जा सके, ताकि यहाँ पे जो लोग ना सिर्फ एफओपी के लिए भी और भी कंडीशंस के बारे में भी किया जा सकता है। डैनियल, आपके लिए भी सवाल है। फैमिलीज हमेशा सवाल पूछती हैं रिसर्चर से, कब, कितना अरसा, कब कितना अरसे तक होता है कि जीन थेरेपी ट्रायल स्टार्ट शुरू होता है। ये एक हाँ टेस्ट है, बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकते हैं, रिफॉर्म उनमें बदल सकते हैं और रिजल्ट्स ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारे से कंट्रोल से बाहर हैं। अ, ये हमें नहीं बताता कि हमें आगे बढ़ना चाहिए कि दूसरा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तीसरा करना चाहिए और एक कंट्रोल नहीं कर सकते। पैकेजिंग एफडीए के पास जा सकते हैं, ये जो सी रेगुलेटरी इंडस्ट्री के पास जाते हैं और हम बताते हैं कि हम ट्रायल हमने किया है, हमें उनकी परमिशन चाहिए होती है। वो ये भी कह सकते हैं अभी अभी इतने स्टैब्लिश नहीं हुए, अभी हम नहीं समझते कि तुम इतने तैयार नहीं हुए, तो हमें दोबारा भेज देते हैं ताकि हम और काम करें। ये चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहने के बाद मैं ये कहूंगी, हम एक ऐसे ट्रायल में पहुंच सकते हैं 3 साल के अंदर, बहुत ज्यादा अमकान है, ये लंबा होगा। रिसर्चर जो आज जिनको आपने आज सुना, वो सब लोग काम कर रहे हैं, जितना तेजी से काम कर रहे हैं और कितना महफूज तरीके से काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, एक और सवाल अब है, क्या डाइट और लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन उसमें हम तब्दीली कर सकते हैं? क्या है जो जो है ये अनहेल्दी जीन जो है वो उसका ताल्लुक फिर खत्म हो जाएगा? शुक्रिया सवाल का। ये एपिजेनेटिक है के बारे में और एनवायरनमेंट माहौल के बारे में, हमारी जो ज़िंदगी जिस तरीके से हम गुज़ार रहे हैं, ACVR1 इमिटेशन
वो ज़िम्मेदार है एफओपी के लिए। बदकिस्मती से ये बड़ी पावरफुल लिमिटेशन है। जैसे कि हमें पता है एफओपी जो है अफ़ेक्ट करता है पेशेंट्स को, पूरी दुनिया के लोगों, मुख्तलिफ कल्चरल बैकग्राउंड्स को, मुख्तलिफ लाइफ़स्टाइल होती है, मुख्तलिफ डाइट होती है, खाना-पीना, माहौल होता है। मेरा जो मेरा ख़्याल इसके बारे में होगा, देखना ये होगा कि कितना सिवियर है, कितना ये एफओपी है, शदीद है। जीन थेरेपी जो है हो सकता है कि जीन थेरेपी और इस कंडीशन को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। डॉक्टर अल्ट्रामैन एक और सवाल है आपसे। साइलेंसिंग आरएनए टेक्नोलॉजी, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा? जिस्म के ऊपर क्या असर होगा जब आप उसको उसमें डिफ्यूज करेंगे? जैसे मैंने बताया था, ये जो मॉलिक्यूल्स बड़े अच्छे तरीके से मॉडिफाइड हो गए हैं, को वो जो उम्मीद हम करते थे साइड इफेक्ट, जो पार्शियली मॉडिफाइड जो थे मॉलिक्यूल्स, उनकी निस्बत कम है और इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होते हैं और बड़े बॉडी जो उनको बर्दाश्त कर लेती है, जब उनको मॉडिफाइड करके आप जब डालते हैं, आप देखते हैं 5 ड्रग्स पहले ही अप्रूव हो गए हैं। बड़ा ही बहुत कम साइड इफेक्ट ये उन्होंने दिखाए हैं। हमें नहीं पता अभी नए मरीज़ों में के पॉपुलेशन में क्या होगा, क्या पता, हो सकता है मुख्तलिफ बीमारियाँ होंगी, क्या नई पैथोलॉजी होगी। हम जब नई ड्रग को ट्राई करेंगे, मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर हम ट्राई करेंगे, हम देखना चाहेंगे किस तरीके से असर-अंदाज़ होती है पॉपुलेशन के ऊपर। हम पूरी कोशिश करेंगे जो कुछ भी कर सकें, ये जो है साइड इफ़ेक्ट को कम से कम किया जा सके। ये जो मॉलिक्यूल जिस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ़ जो जिस जीन पे टारगेट करना होता है उसी के लिए होता है और कोशिश यही करते हैं कि साइड इफेक्ट ना हो अनमॉडिफाइड उसमें जीन में। डेनियला आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, एडोलेसेंट जिनके पास हेटरोट्रोपिक बोन्स हो, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। हमने बहुत कुछ सुना कि हम बोन को ना बड़ा किया जाए, उसके बचाव के तरीके हमने सुने हैं। हमारे पास 2 ACVR1 जीन है, हमारी एबिलिटीज़ को अफ़ेक्ट करती है। वो जो है मसल को बनाती है और इसके साथ-साथ वो हड्डी को भी बना रही होती है। हमने इस हड्डी को रोकना है। हमारा जो गोल ये है, ये जो हड्डी बढ़ी है इसको रिमूव किया जाए, सर्जरी के ज़रिए निकाला जाए या कोई तरीके इस्तेमाल किया जाए ताकि इस हड्डी दोबारा से ना बने, कोशिश ऐसी की जाए। एफओपी ने भी इसने भी देखना शुरू कर दिया है कि हम क्या कर सकते हैं इस फ़ील्ड में, मसल रीजनरेशन में। अगर हम हड्डी को हटाते हैं वो काफ़ी नहीं होता। हमें हड्डी को हटाना होगा, मसल को सपोर्ट करना होगा, दोबारा से पट्ठा बनता जाए ताकि वो जगह खाली ना रहे। फिज़िकल थेरेपी की ज़रूरत होती है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिकवर करने के लिए, और ये मेरा बहुत बड़ा रोल है, बड़ी तस्वीर को मुझे देखना है ना। डॉक्टर शिम, आपसे सवाल पूछा गया है, किस तरीके जनरेट किया जाए हेल्दी जीन्स? क्या मुमकिन है जीन थेरेपी के बगैर? नहीं, मेबी ऐसे नहीं हो सकता मेरे ख्याल। एफओपी जो पेशेंट होते हैं, उनके पास 2 कॉपीज़ होती हैं ACVR1 की। एक माँ से आती है और एक डैड से आती है। हमें नहीं पता कौन-सी वाली है। एफओपी म्यूटेशन जो होती है, एकदम से होती है। हमें नहीं पता कि ये क्यों होती है, क्या हुआ, क्या वजह हुई इस तब्दीली की, लेकिन हमेशा 2 होते हैं। एफओपी पेशेंट जो होते हैं, एक कॉपी जो होती है नॉर्मल होती है और दूसरे में तब्दीली हुई हुई होती है। लेकिन म्यूटेशन जो है, उनका जो फंक्शन है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ा डोमिनेट हो जाता है, सेहतमंद के ऊपर वो डोमिनेट कर जाता है जो। हम सिर्फ़ इसी तरीके से म्यूटेंट कॉपी को दबा सकते हैं, हम उसमें और शामिल करें, उसको डाइल्यूट कर सकें म्यूटेंट कॉपी को, उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर सकें और उसको म्यूटेंट कॉपी को किसी तरीके से निकाल सकें। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो थेरेपीज़ हैं, जीन थेरेपी के ज़रिए की जा सकती अप्रोच, ये हमें जीन थेरेपी अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ेगी। डॉक्टर, अगर आपने डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में बात किया था, क्या कोई लिंक है डायबिटीज़ और एफओपी के बीच में? अ,
मेरा गोल जो है, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरीके होते हैं, रेगुलेट करती है प्रोटीन प्रोडक्शन को। जिस तरीके से बॉडी रेगुलेट करती है बॉडी की प्रोटीन को, प्रोडक्शन को, जब ब्लड शुगर लेवल ऊपर हो जाता है तो ऊपर हो जाता है, तो फिर जो क्लोज लूप सिस्टम होता है, फिर उसके साथ प्रॉब्लम होते हैं, तो फिर हमें बीमारी बन जाती है। इस सिचुएशन में जो है, मैं ये देख रहा हूँ, एफओपी जो है, किस तरीके से हम क्रिएट किया जाए आर्टिफिशियल लूप सिस्टम में, ताकि ड्रग्स बनाई जा सके, मरीज के अंदर ही बनाई जाए, ये अंदर ही ड्रग्स पैदा हो, दवाई हो, जब उसको जरूरत हो दे, जब नहीं है तो ऑफ हो जाए, खुद ब खुद ये टर्न ऑन और ऑफ हो। All therapies, Danielle asked in this view, are all therapies equally effective in suppressing हेट्रोटॉपिकोसोफिकेशन में जो है, ये मैं जो सवाल जो है, ये डॉक्टर अग्रवाल को मैं भेजूंगी, लेकिन उसके पास जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस है किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। डॉक्टर अग्रवाल, क्या ये सारी डॉक्टर अग्रवाल से ये सवाल है हमारा। एक चैलेंज है जो हमें आ रहा है क्लिनिकल ट्रायल में, जो कि स्टडी में आ रहा है, हेड टू हेड है, तो वो उसमें ये मुश्किल है कि हम किस तरह डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, और एडवर्स इफेक्ट जो हैं वो उन सारे ड्रग्स के जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसलिए हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि एपिक एफिकेसी जो है वो किसी ड्रग की क्या है, और ये भी हमें देखना है कि ज़रूरत है, ताकि हम सोचें कि एडवर्स इफेक्ट जो हैं और उसके रिस्क क्या हैं, और अगर कोई एक ड्रग है उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं, को कंडीशन कम्प्लीट ख़त्म कर सके, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हों जो कि हम नहीं चाहते या पेशेंट के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं उसकी लाइफ के लिए, तो वो बेटर ये होगा कि उस ड्रग को लिया जाए जो कि 75% काम करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो। जो रिस्क हैं, अगर हम एक ड्रग को कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं कंडीशन को, लेकिन उसके साथ हेड टू हेड कंपैरिजन देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि लिस्ट ऑफ डिफरेंट मेडिकेशन क्या है जो कि हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त, और अभी इम्प्रूव नहीं हुई, जो कि फ्यूचर में हो सकता है कैसा हो, और हम देखेंगे डेवलपमेंट कितनी आ रही है थेरापेटिक स्ट्रेटजीज में। तो इसलिए एक रीज़न है कि क्यों ये ब्लड प्रेशर, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, अभी भी स्टिल अदर कंपनीज हैं जो कि उसके बारे में पढ़ रही हैं, और उस पर टाइम लगेगा, हमारे पास एक कोई सिंगल आंसर नहीं है। दैट्स द बेस्ट हेड टू हेड कंपैरिजन है जो कि अभी चल रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर मज़ीद काम करें, डेवलप करें एक ड्रग इसकी, जिसके बारे में हमें बहुत कॉन्फिडेंट हो कि डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को हम किस तरह बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर हम उनको कंपेयर करें। लेकिन डैनियल, ये बहुत एक अच्छा जवाब दिया आपने, जो कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो की बात आपने की, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो हैं वो आपका मतलब था जो कि माउस स्टडीज़ की जा रही हैं, लेकिन इंसान जो है वो माउस नहीं है, जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, वो वापस आ जाता है कि हम देखेंगे क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है और क्या होगा जब हम उसको कंपेयर करेंगे, और हो सकता है कि एक आदमी को जो साइड इफ़ेक्ट्स हों वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं किसी और के लिए, इसलिए कुछ हम देखेंगे पर्सनलाइज़ मेडिसिन्स हों फ्यूचर में। हमें लगता है कि ये एक एक्चुअली एनकरेजिंग होगा कि डिफरेंट ऑप्शंस हो, और ड्रग A1 जो है वो टॉलरेटेड ना हो कुछ पेशेंट के लिए, लेकिन कुछ के लिए वो टॉलरेट उसको कर सकें। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारे पास, जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि हम सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दें, बल्कि हम ये देखेंगे किस तरह हम उसको, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो और हम उसको डाइवर्सिफ़ाई कर सकें। और इसी के साथ हमारे पास एक और सवाल है कि कोई एस्टिमेट है टाइमिंग्स के लिए, कि कितना साल लगेगा कि इन ऑप्शंस को हम इस्तेमाल कर सकें क्योर के लिए या इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए? और मुझे लगता है कि ये बहुत टफ है, क्योंकि एक हमेशा एक बर्निंग क्वेश्चन होता है कि कब सवाल जो पूछे जाते हैं, और मैं ये कह सकती हूँ कि जितना भी आज हमने आपको दिखाया इन स्लाइड्स में, और जो कुछ भी अंडर डेवलपमेंट हमने आपको लिस्ट किया, वो एक पॉट है जो कि हमने स्टोव के ऊपर रखा हुआ है, और उससे हम कुकिंग कर रहे हैं, और अभी खाना तैयार नहीं हुआ, हम अभी प्रोसेस में हैं
अभी हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, और लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ हम कहाँ पर होंगे 5 साल में, वो मुख्तलिफ है, लेकिन जहाँ पर आज हम वो डिफरेंट होगा। लेकिन ये मैं नहीं कह सकती कि हम आगे मुस्तकिल में क्या उम्मीद रखते हैं, लेकिन हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो इस सवाल का जवाब दे सकें जो कि अभी पेशेंट को फाइट कर रहे हैं, उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब दे सकें। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि डैनियल ने कहा और डॉक्टर अग्रवाल ने भी कहा, हमें लगता है कि जीन थेरेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब है ये नहीं है कि ये जीन थेरेपी जो है कि ये फ़ौरन ड्रॉप हो जाएगी। जैसे कि डैनियल ने और डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि सेफ्टी सबसे पहले है। पहले हमें सेफ्टी इम्प्रूव करेंगे और फिर हम स्ट्रगल शुरू करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि एफिकेसी कितनी है माउस में, और फिर हमें उसको तब्दील करना पड़ेगा। बड़े एनिमल्स में हम उसको लेकर आएँगे और फिर वन सेट लार्ज में देखेंगे, टॉक्सिसिटी टेस्ट वगैरह किए जाएँगे, और फिर हम आगे मूव करेंगे क्लिनिकल फेज़ में, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स की ज़रूरत होती है। ना सिर्फ माउस ट्रीटमेंट के लिए, हमें एक लिटरली एक ह्यूमन ट्रीटमेंट चाहिए होगा, और हमें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चाहिए होगी, एडी या एसआरएनए बनाए, और बहुत क्लीन होना चाहिए, और ड्रग क्वालिटी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए हर स्टेप को एक टाइम चाहिए, हर स्टेप के लिए अ, बहुत एहतियात से हमें वो स्टेप्स लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिंपली राइट वे उसमें चले जाएँ। क्या मैं सही कह रहा हूँ जूलिया? मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करती हूँ। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में जाता ताकि हम सेफ थेरेपेटिक डेवलप कर सकें, और हमारे कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं ताकि हम ये मेक श्योर कर सकें कि जब हम क्लिनिकल ट्रायल में जाएँ पेशेंट के लिए, जो कि जिन पेशेंट के ऊपर हम ट्रायल करें, वो सेफ हो, और हम जितना सेफ उनको कर सकें उतना सेफ करें। और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स चाहिए, छोटे जानवरों के ऊपर, बड़े जानवरों के ऊपर, और फिर हर छोटा-मोटा जो कि उनमें गलत हो सकता है, और ये देखना है कि मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज़ क्या है। हमें डिफरेंट डोज़ ट्राई करनी होगी, और ये देखना पड़ेगा कि हम कितना इंजेक्ट उनको कर सकते हैं, कोई सेफ्टी का सिग्नल हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये सारी स्टडी है, ज़रूरी है कि उसको हम एक साफ-सुथरी और वेल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में की जाए। और सबसे और उस वक़्त फिर हम ये देखेंगे कि फिर हम उसको ह्यूमन्स में किस तरह लेकर आ सकते हैं ताकि हम सब प्रोटेक्टेड रहें। इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह आप अपने क्लिनिकल ट्रायल को डिज़ाइन करते हैं। एफडीए के पास हो सकता है कि नंबर हो कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ट्रायल के लिए। एक डिफरेंट डोजेज़ हम दे सकते हैं एक सेम टाइम पर, और इसको 8 महीने, 6 महीने, ये साल भी लग सकता है। और अगर हो सकता है हमें सेफ्टी सिग्नल ना हो शुरू में, हो सकता है कि हमें कोई सेफ्टी सिग्नल ना नज़र आए आगे बढ़ते हुए भी। हम ऐसा नहीं कुछ डिलीवर करना चाहते क्योंकि जो कि साल 2 साल में आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो हम चाहते हैं कि अच्छी तरह पढ़ाई करके फिर शुरू करें पेशेंट के ऊपर तजुर्बे करना। और देखेंगे ड्रग डेवलपमेंट में भी टाइम लगता है। इतना फ़ास्ट नहीं होता जितना कि हम सारे चाहते हैं। लेकिन हम चूँकि रेगुलेशंस को फ़ॉलो करना होता है ताकि हर बंदा प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन सारे रिसर्चर जो हैं इस कॉल में, जो आईएफओपीए का हिस्सा हैं, वो बहुत ड्रिवन है, और वो प्रोसेस है हम उतनी जल्दी कर सकते हैं जितना हम करना चाहेंगे सेफ्टी रेगुलेशन को लेकर। और हम ये देखेंगे कि उन पेशेंट्स में कितनी जल्दी वो ड्रग लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हम आपको भी वैल्यू करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास जो कि डॉक्टर अग्रवाल के लिए। उम, क्या थोड़ा-सा आप बता सकते हैं हमें मैनिपुलेट द इम्यून सिस्टम का क्या मतलब है? ताकि वो एफओपी को कन्वर्ट कर सके। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। एक जनरल अंडरपिनिंग जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, और जहाँ उसकी साइट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, और वहाँ प्रोटेक्ट करता है कि वहाँ पर वो लियंस होंगे, क्योंकि वो उन लियंस होती की रीज़न होती है कुछ हद तक जब एक्टिव होता है हार्मोन इन मसल में, और फिर सोजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और जब वो रिलीज़ किया जाता है तो फिर
क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह इम्यून सिस्टम को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हैं और पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। ये हमें एक चैलेंज है जो कि हमने दूसरे क्लिनिशियंस में भी देखा, क्लिनिकल कंडीशंस में देखा कि ट्रांसप्लांटेशन जो है जब पेशेंट में की जाती है लार्ज डोज देकर, तो जब हम कहते हैं कि मॉडिफाई किया जाए इम्यून सिस्टम को, तो इम्यून सिस्टम को मॉडिफाई किया जाता है ताकि रोका जा सके या स्टॉप या प्रोड्यूस किया जा सके इनहिबिटेटर को, ताकि इंट्रोड्यूस कर सकें जीन सीक्वेंस को। तो बेसिकली इन इम्यून सेल को मॉडिफाई किया जाता है ताकि प्रोड्यूस किया जा सके इनहिबिटर को ड्रग्स के खिलाफ जो कि उस एरिया में मौजूद हो। तो हम बेसिकली इम्यून सेल को तब्दील करते हैं ताकि वो ड्रग जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सके टाइम के साथ साथ। तो रियली ये सिर्फ एक तरीका है कि इम्यून सेल जो है किस तरह बॉडी में ट्रेवल करता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि कहाँ पर और कब वो ड्रग को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और जो लेसन मैं यहाँ से ले रहा हूँ वो आरटी थेरेपी से, टी सेल्स जो है जिनको इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। इसलिए जो टी सेल्स हैं वो पेशेंट को डिलीवर किए जाते हैं और बेसिकली हमें नहीं पता होता कि कैंसर कहाँ पर है। डॉक्टर को नहीं पता होता कि कैंसर कहाँ पे है, डॉक्टर को भी नहीं पता होता। लेकिन जब हम टी सेल देते हैं पेशेंट्स में, वो टी सेल जो है वो नेचुरली कैंसर की तरफ जाते हैं और वो कैंसर की तरफ जाते हैं, वो कैंसर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो वो एक जनरल आइडिया है एक मॉडिफाई इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करने का, ताकि वो देखें कि वो सीट कहाँ पर है और डिस्ट्रॉय करें उसको। तो ये हमारा गोल है। ये सब सवाल थे हमारे पास। बहुत शुक्रिया सारों का ये सवाल हमें भेजने का। और रिमाइंडर के तौर पर एक सर्वे होगा जो कि लॉन्च किया जाएगा जब ये वेबिनार ख़त्म होगा, और हम अप्रिशिएट करते हैं आपका फीडबैक का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शेम अग्रवाल, मिस जूलिया, आप इस वेबिनार में हमें एफओपी फैमिलीज़ को ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की। बहुत शुक्रिया आप सबको। ईस्ट कोस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन आप लोग जहाँ पर भी हैं पूरी दुनिया में हम बहुत अप्रिशिएटिव हैं आपके टाइम के। हम अप्रिशिएट करते हैं आपके सवालों को।